नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए, जिसके तहत अब से जबरन धर्म परिवर्तन संगीन अपराध होगा। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों पर रोक लगाने के लिए फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लाया जा रहा है धर्मांतरण कानून। उत्तराखंड में कितना कारगर साबित होता है? क्या कानून बनने के बाद धर्मांतरण पर लगाम लगेगी? आज चर्चा हम इसी पर करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में जबरन धर्मांतरण पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए, जिसके तहत अब से जबरन धर्म परिवर्तन अज्ञेय अपराध होगा। इसके तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून में जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके बाद से धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगेगी। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद पड़ोसी राज्य उत्तराखंड भी उसी राह पर चल पड़ा है। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में जबरन धर्मांतरण पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए, जिसके तहत अब से जबरन धर्म परिवर्तन संज्ञेय अपराध होगा। इसके तहत सजा का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून में जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके बाद से धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगेगी। बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड के धर्मांतरण कानून में संशोधन कर उसे उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सख्त करने का फैसला लिया गया। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून के संशोधन विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी मिली, जिसे आने वाले विधानसभा सत्र में सदन में पेश किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के धर्मांतरण कानून को पहले से अधिक सख्त बनाया गया है। इसमें खास तौर से सामूहिक धर्मांतरण पर सख्ती से कार्रवाई करने के मकसद से कई बदलाव किए गए हैं। एक तरह से उत्तराखंड के धर्मांतरण कानून का रूप बिल्कुल उत्तर प्रदेश जैसा सख्त बनाने का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उत्तराखंड धर्मांतरण कानून का प्रारूप 2 या 2 से अधिक लोगों के धर्म परिवर्तन को सामूहिक धर्म परिवर्तन माना जाएगा। धर्मांतरण करने वाले को 2 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन की स्थिति में 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। सामूहिक धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध की श्रेणी में माना गया है। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में आर्थिक दंड 50,000 तक होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून को लेकर प्रस्ताव आया है, जिसमें कैबिनेट में चर्चा हुई है। उनका कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ धर्मांतरण को किसी तरह से मंजूर नहीं किया जाएगा। धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कठोर कानून बनाया जा रहा है, ताकि धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। यहाँ पर कई प्रकार से बातें आती रही हैं, क्योंकि हमारा राज्य जहाँ मैं कहूँ शांत प्रदेश है, यहाँ पर धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, आयुष सभी की ये भूमि है, देवभूमि है। तो देवभूमि के अंदर इस प्रकार के कृत्य किसी तरह से भी मानने योग्य नहीं हो सकते। इसलिए हमने उस पर कड़ा कानून बनाने का फैसला किया है और हमारी मंत्रिमंडल ने कल इस पर फैसला लिया है कि आगे आने वाले समय में हम धर्मांतरण को लेकर कड़ा कानून लाएंगे, जिससे कि कोई भी इस प्रकार के कृत्य को उत्तराखंड के अंदर न कर पाए। वहीं उत्तराखंड के धर्मांतरण कानून को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी का कहना है कि बीजेपी सरकार बीते 6 सालों से सत्ता में काबिज है। ऐसे में बताया कि अब तक कितने लोगों पर कार्रवाई की। उनका आरोप है कि सीएम धामी के गृह जनपद में 1000 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है। खुद उमा भारती ने भी जैन धर्म अपनाने की बात कही है।
ऐसे में धर्मांतरण को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर कार्रवाई करनी है तो गंभीरता से बात होनी चाहिए। धर्मांतरण कानून को लेकर कैबिनेट बैठक में सख्ती की बात कही गई है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी सरकार बताए कि 6 साल से उनकी ही सरकार यहाँ पर काबिज है प्रदेश के अंदर, उनके ही दल की। ऐसे में 6 साल में कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? जबरन धर्मांतरण कराना तो गलत है ही, लेकिन अभी 1 हफ्ते पहले उनके गृह जनपद में 1000 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया है। उनको लेकर क्या कार्रवाई की गई? वहीं उनकी स्वयं की नेत्री उमा भारती कुछ ही दिनों में जैन धर्म अपनाने जा रही है, ये खबर काफी जोर पकड़ रही है। तो धर्मांतरण को लेकर पिक एंड चूज की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सिलेक्टिव राजनीति नहीं होनी चाहिए। और यदि ऐसा कुछ है तो धामी जी बताएं कि कितनों पर कार्रवाई अभी तक हुई। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लाया जा रहा धर्मांतरण कानून उत्तराखंड में कितना कारगर साबित होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में जबरन धर्मांतरण पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत अब से जबरन धर्म परिवर्तन संज्ञेय अपराध होगा। इसके तहत सजा का प्रावधान भी किया गया है। नए कानून में जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल का सजा का प्रावधान है। इसके बाद से धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मामलों पर रोक लगेगी। उत्तराखंड सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्ताव लाए गए, जिसके तहत अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। प्रदेश में जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध में शामिल किया गया, जिसके तहत अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट में इस पर मुहर भी लग गई है और जल्द ही ये विधेयक विधानसभा में भी लाया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने इस बात पर भी मुहर लगाई है कि नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा। इस बात की पिछले काफी समय से मांग चल रही थी। इसके अलावा धामी कैबिनेट में और भी कई अहम मुद्दों पर मुहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है। देवभूमि में धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार ने सख्त कानून लाने का ये फैसला लिया है। इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि अभी तक इस पर केवल ये कहा ही जा रहा है। इसका अगर हम जमीनी अगर हम बात करें, धरातल पर हम बात करें, तो इस तरीके का कोई काम नहीं किया जा रहा है। चर्चा इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश उनियाल जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवतार सिंह रावत जी अधिवक्ता हाईकोर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ आरपी रतूड़ी साहब प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, कमल कांत जी हमारे साथ प्रवक्ता यूकेडी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत में करना चाहूंगी यहाँ पर अवतार सिंह जी से। अवतार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका की न्यूज में। और ये जो धर्मांतरण को लेकर यहाँ पर एक सख्त कदम उठाया है सरकार द्वारा, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, किस तरीके से ये सख्त है। वैसे माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से इसके के कानून से काफी मिलता जुलता ये कानून है। जहाँ तक धर्मांतरण कानून है, सच का सवाल है, मैंने अभी तक मेरी कमी रही कि हमने अभी तक इनका कोई ड्राफ्ट प्रारूप मेरे सामने तो आया नहीं, उसके क्या क्या प्राविधान है, क्या क्लॉजेस हैं। और जहां तक सवाल है कानून की बात, मैं तो थोड़ा इसकी बात करूंगा, पॉलिटिकल बयानबाजी में इस मंच से नहीं दूंगा अभी जी। लेकिन सभी लोग को मालूम है जो एक हमारा जो सबसे बड़ी एक जो व्यवस्था है जिसके तहत पूरा देश चलता है, इसकी कानून प्रक्रियाएं चलती हैं, वो है संविधान। इस देश के संविधान में जब हमारे जो संविधान निर्माता थे, ये बात थी कि उन्होंने इन चीजों को तब नहीं कॉम्प्रिहेंड किया था, बड़े विद्वान लोग थे। इसलिए संविधान में सेक्शन आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक इसी विषय पे चर्चाएं हुई, पार्लियामेंट्री डिबेट हुई, उसके बाद ड्राफ्ट प्रारूप आया होगा, उस पर फिर बहस हुई, और बहस होने के बाद जो सेक्शन 25 है वो साफ साफ ये कहता है, जहां तक धर्म का सवाल है, तो धर्म आदमी के जो कॉन्शियंस है, एक इंडिविजुअल की कॉन्शियंस है, तो उसको एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया कि ईच इंडिविजुअल, ईच सिटीजन हैज अ राइट
to profess, to promote, or to, as per his conscience, to adopt any religion. तो जहां तक सवाल है वो एक सेक्युलर, जो हमारा सेक्युलरिज्म भी उसका एक पार्ट है, और इसके सब बुनियाद में सबसे बड़ी चीज है कि जो स्टेट है, स्टेट को धर्म से अलग है। जहां तक स्टेट है, स्टेट का कोई धर्म नहीं, स्टेट धर्म से विहीन है। स्टेट का कोई धर्म नहीं होता, उसके लिए पूरी जनता, पूरे सिटीजन किसी भी धर्म को वो प्रोफेस करते हो, वो उनका अपना विवेक है, अपने कॉन्शियंस से वो करते, उनको वो आजादी दी गई है जी। अब ये कुछ सालों से जिस ढंग से देश की राजनीति में इस किस्म के भावनात्मक मुद्दों को लेके डेमोक्रेसी को हाईजैक करने का, डेमोक्रेसी का जो रियल मीनिंग है उसको हाईजैक करके मोटिव इश्यू पे चुनाव लड़ने की जो बातें हैं। अच्छा, चुनाव लड़ने के बाद या तो जन कल्याण की बात करें आप, फिर 5 साल के बाद फिर वही इन्हीं मुद्दों पे चले जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पहले तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, अब पता नहीं उनके प्रावधान क्या है, इस चीज उनको चैलेंज किया जाएगा। जब संविधान में एक मूल अधिकार के तरह सेक्शन 25 से लेके 28 तक ये व्यवस्थाएं रखी हैं कि हर आदमी अपने कॉन्शियंस के हिसाब से किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। अब रहा ये बनावटी जो चीजें हैं, संविधान के निर्माताओं से आगे, अब इंडिया में आजकल नेताओं का दर्जा उससे भी बहुत अच्छे, वो कुछ नहीं मानते संविधान को, तो वो ये कहते हैं जबरन। जबरन की परिभाषा क्या होगी ये मैं नहीं जानता हूँ कि जबरन को ये कैसे डिफाइन करेंगे, उसमें क्या डिफाइन किया होगा वो, क्यों मुझे yet to study the legislation which they are proposing। और दूसरे में हम ये कह रहे हैं कि धर्म की आजादी के साथ साथ, धर्म के अधिकार के साथ साथ एक चीज साफ है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप देखा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांस में जब हुआ तो उस रेवोल्यूशन में भी एक था कि धर्म विहीन रेवोल्यूशन था, उसी से सेक्युलरिज्म का वो हुआ, उत्पत्ति हुई। और सेक्युलरिज्म में भी यही लिखा हुआ है कि आदमी पॉलिटी का, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये सब चीजें धर्म से बिल्कुल सेग्रीगेट है, अलग है। तो अगर स्टेट के स्तर पर इस विषय में कानून बनाया जा रहा है, अब हमें इन कानूनों के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि संविधान के जो मूल धारा है, और इसको पता कि जो सेक्युलरिज्म हमारा एक कानून की भाषा में कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कई बड़े बड़े 13 जजों की बेंचों ने कहा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। अगर संविधान निर्माताओं ने एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया कि हर आदमी को, एक इंडिविजुअल, हर सिटीजन को ये आजादी दी गई, उसके मूल अधिकार दिए गए संविधान के तहत, संविधान प्रदत्त जो अधिकार दिए गए हैं, वो अपनी कॉन्शियंस से किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकता है, प्रवेश कर सकता है, तो उसको वो कर सकता है। अब उसमें राइडर है अलग अलग, लेकिन एक चीज साफ साफ है कि स्टेट का कोई धर्म नहीं है, ये संविधान की मूल धारा में है। और वही मूल धारा सेक्युलर जो करेक्टर हमने अडॉप्ट फ्रांस से किया, फ्रांस रेवोल्यूशन से सेक्युलरिज्म आया, वही उसकी भी मूल धारा है। ठीक है अवतार जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, मैं और लोगों की भी प्रतिक्रियाएं ले लेती हूँ इस पर। शीशपाल जी क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए यशी जी, आज आप देख ही रही हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल की कैबिनेट में बैठक में ये धर्मांतरण से संबंधित कानून लाने की बात कही है। मैं पहले इसमें स्पष्ट कर चुका हूं तमाम टीवी डिबेट्स में, और मैंने बाइटें भी दी इसमें। मैंने यही कहा कि देखिए देश संविधान से चलता है, और संविधान ने, जैसे विद्वान अधिवक्ता अभी आदरणीय अवतार राव जी ने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया सारी चीजों को, और उसमें देश के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य और अधिकार स्पष्ट है, उसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। और जहां तक धर्मांतरण की बात है यशी जी, देश के संविधान में प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वो किस रिलीजन को अपनाता है, लेकिन जो जबरन धर्मांतरण की बात है उसके लिए पहले आईपीसी में व्यवस्थाएं हैं कि जबरन धर्मांतरण जो है ये कानून अपराध है, और पहले से ही इसमें कानून है, पहले से ही जो है तमाम शक्तियां प्राप्त हैं
न्यायपालिका को। तो अगर इसे और सख्त कर दिया है शीशपाल जी, देखिए मैं यहाँ पर अवतार सिंह जी से कोई डिबेट चूंकि करना नहीं चाहती हूँ, वो अधिवक्ता है हाईकोर्ट के, बहुत सम्मानीय है, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बताइए अगर वो इस कानून को और सख्त करना चाह रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास कानून में, उनको एज इट इज हम चलने दें क्या? यशी जी, आप धैर्य के साथ सुनिए जो मैं कह रहा हूं। मैंने कहा कि देश के संविधान में पहले ही प्रावधान है, अगर जबरन धर्मांतरण के खिलाफ पहले ही व्यवस्थाएं हैं। भाई अगर कोई इस प्रकार का कोई प्रकरण सामने आता है तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। और जैसी अभी गरिमा जी भी आपने विजुअल में देखा था, कह रही थी कि 1000 लोगों ने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? इसका जवाब तो मैं कमलेश जी से अभी लूंगी ना। नहीं, ये सीधी सुनिए, आप 2 मिनट मुझे भी समय दीजिए। आप बताइए कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए सरकार इस प्रकार की सुगुपो छोड़ती है क्या? पहले से ऐसे कानून अगर नहीं है, पहले से ये अगर दंडनीय नहीं है, आप नया क्या कर रहे हैं इसमें? आज प्रदेश की कानून व्यवस्था इनसे नहीं संभल रही है। प्रदेश में बेटी अंकिता भंडारी के मामले में सीबीआई जांच के लिए इनको कैबिनेट में सिफारिश करनी चाहिए थी, वो इनसे नहीं हो रही। मैं जवाब दे दूंगा मैडम। कमलेश जी 2 मिनट नौकरियां बेच रहे हैं, उस मामले सीबीआई जांच की मांग हो रही है, उस पे इनसे जो है सिफारिश नहीं हो रही है। आप जो है फिर से जो है जनता का ध्यान इनकी नाकामियों से हटाने के लिए सरकार के छोड़ रहे हैं, तो ये समझ से परे है। देखिए, कानून में पहले ही हमारा कानून बड़ा सशक्त है, देश का संविधान बहुत मजबूत है और प्रत्येक चीज उसमें स्पष्ट है। फिर ये नए सिगुपे केवल राजनीतिक और जनता का ध्यान जो है इनकी नाकामियों से मोड़ने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं यशी जी। इससे ज्यादा ये और कुछ नहीं है। आप कड़ा कीजिए, आप पहले से कानून प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कीजिए, लेकिन अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करने से आपको रोक कौन रहा है, कौन मना कर रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कमलेश जी जवाब दीजिए। मैं तो ये कहूंगा, जो हम लोग कोई भी निर्णय लेते हैं और कोई भी काम करते हैं तो इन लोगों का विरोध करना उद्देश्य है और ये विरोध करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो विषय जो में भी अधिवक्ता भी बोल रहे थे और अभी हमारे प्रदेश के ये अपने जो इनकी अपनी प्रवक्ता है कि भाई ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो तुष्टीकरण की राजनीति तो इनके कार्यकाल में ये लोग करते हैं, चाहे जुम्मे की नमाज की छुट्टी की बात हो, चाहे कमलेश जी तुम्हारा राज्य मंत्री जुमे की छुट्टी विकास नगर में अपने स्कूल में। रुक जाइए शीशपाल जी, जब आप बोल रहे थे तब यहाँ पर कमलेश जी जवाब नहीं दे रहे थे, प्लीज रुक जाइए, मुझे सबके पास जाना है। बिल्कुल। धर्म की स्वतंत्रता संशोधन जो हमारा 2018 में माननीय सीएम श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कार्यकाल में धर्म एक्ट बनाया गया, धर्म नियंत्रण एक्ट बनाया गया था, जिसका संशोधन इस एक्ट के माध्यम से किया गया। बिल्कुल होना भी चाहिए। अब ये कहने का मतलब क्या है कि इसमें कई प्रावधान भी चेंज किए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में 26 निर्णय लिए गए थे, जिसमें से 25 पारित हुए और उसमें भी ये निर्णय था कि धर्मांतरण के अंतर्गत जबरन धर्मांतरण परिवर्तन करना, सामूहिक धर्मांतरण परिवर्तन करना, उसके हिसाब से इस एक्ट में संशोधन किया गया है। अब जहां तक कि संविधान की बात हमारे अधिवक्ता जी कहते हैं, बिल्कुल उनकी बात से मैं सहमत हूं। संविधान को हम मानने वाले हैं, हम तो संविधान को मानने वाले हैं, संविधान को जानने वाले हैं और संविधान के हिसाब से बात करने वाली पार्टी है। और जो हमारा प्रदेश के मुखिया है संविधान के इर्द गिर्द बात करते हैं। आप ये बताइए, याचिकाकर्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने याचिका डाली है धर्मांतरण के उसमें हाईकोर्ट में, और उसके अंतर्गत हाईकोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ बिंदु थे जिसके अंदर उन्होंने कहा जबरन धर्मांतरण गंभीर मुद्दा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यह देश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि धर्मांतरण की धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन जबरन धर्मांतरण कराना आने वाले आंतरिक सुरक्षा के लिए हानिकारक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि यह नागरिक की स्वतंत्रता है कि क्यों कौन से धर्म को मानता है, लेकिन अगर सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत किसी प्रेशर से या लालच देकर के या किसी प्रकार का अवलोकन, जो पिछड़ी जाति और जो अपने ऐसे गरीब समुदाय के लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनको किसी प्रकार का लालच देकर के अगर उनका धर्म परिवर्तन किया जाएगा, तो इस समस्याओं के लिए उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि आपने धर्मांतरण के विरुद्ध में क्या क्या अंकुश लगाने क्या क्या कार्रवाई की है। उसी के तहत चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो
चाहे उत्तराखंड त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने उसके ऊपर जो संशोधन अमेंडमेंट करके उसको सख्त बनाया गया, जिसके अंदर प्रावधान किया गया है कि सामूहिक रूप से अगर कोई धर्म परिवर्तन करेगा उसको 7 से 10 साल की सजा है, और उसके अलावा 25 से 50,000 तक की सजा। व्यक्तिगत अगर कोई करता है तो 3 से 7 साल की सजा है उसके अंदर, और इसको गैर जमानती, जैसे आप बता रहे थे, वक्ता भी बता रहे थे हमारे, गैर जमानती का करार दिया गया है। लेकिन एक चीज विषय बिंदु यह है कि कहीं ना कहीं जो नियम बने हैं, जो कानून बने हैं, वो एक या हमारा संविधान बना है उसमें संशोधन की एक व्यवस्था रखी गई है। वो क्यों कही है? तत्काल देश परिस्थिति के हिसाब से अगर उसमें किसी प्रकार का संशोधन करना हो। आपने यहाँ पर अपना पक्ष रख लिया, मैं और लोगों को भी सुन लूँ, उसके बाद फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे कि जो बातें कांग्रेस द्वारा कही जा रही हैं उन पर क्या सोच रही है। रुक जाइए प्लीज, हमारे पास भी कम समय होता है, आप समझ क्यों नहीं रहे? नहीं कमलेश जी प्लीज, अभी मैं इसके बाद आऊंगी आपके पास। आरपी रतूड़ी साहब जी क्या कहना चाहते हैं? धर्मांतरण के कानून को और सख्त कर दिया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। देखिए एसी जी, निश्चित तौर पर जबरन धर्मांतरण के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। जबरन धर्मांतरण और लोभ में किया हुआ धर्म परिवर्तन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर जिस तरह से आदरणीय रावत साहब ने, जो बहुत ही वरिष्ठ विवक्ता हैं, उन्होंने पूरी तरह से संविधान को भी और कानून को भी उन्होंने रखा है कि प्राविधान है। सवाल ये है कि आखिर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वही धर्म खतरे में क्यों है? क्या वजह है? इससे पहले भी धर्म था, जब से ये आए हैं तब से धर्म खतरे में कैसे पड़ गया? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या वजह है, जब इन्होंने देखा कि हमारा नोटबंदी और जीएसटी खराब व्यवस्था में आ गया, तो इन्होंने एनआरसी और सीएए क्या रिजल्ट निकला उसका? अब इन्होंने उत्तराखंड सरकार ने जब देखा कि हम एक अंकिता भंडारी जैसी बेटी को न्याय नहीं दे पा रहे, अब तक हम एक उस वीआईपी का नाम उजागर नहीं कर पा रहे, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के काम कर लो। आखिर रिजल्ट क्या है? धर्म परिवर्तन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम इसका सरकार का समर्थन करेंगे। पर आखिर सरकार अपने जिन बिंदुओं पर सरकार बनती है उन बिंदुओं से क्यों भाग रही है? महंगाई से भाग रही है, बेरोजगारी से भाग रही है, उत्तराखंड के पलायन से भाग रही है। उत्तराखंड को जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ के नागरिक को देनी थी उससे भाग रही है। आप स्मार्ट सिटी का देखिए देहरादून, इससे भाग रही है। करप्शन में आप चाहे देख लिए, भ्रष्टाचार विधानसभा का भर्ती का हो, यूके एसएससी का भर्ती का हो, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का हो, इन सब से भाग रही है सरकार। और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक नई व्यवस्था लाके, ताकि लोग धर्म के नाम पर धर्मांध हो जाए और इनकी तरह वोट कर ले, वो मूल सुविधाओं से जो वंचित की जा रही है उससे हट के लोगों का ध्यान हो जाए। यही इनका मकसद है, और इनका मकसद और कोई नहीं है। अरे धर्म कोई आज का बना हुआ नहीं है, ये हम युगों की बात करते हैं, हम वेदों की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सन 80 में बनी, इससे पहले भी तो धर्म रहा होगा। तो जब हम समझ सकते हैं कि महान विद्वान अम्बेडकर साहब ने, जिन्होंने संविधान बनाने में अहम भूमिका की, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, तो क्या कमजोरियां थी? सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि क्या वजह है कि लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो बजाय आप बीमारी को ढूंढने के आप हल्ला और वो हल्ला मचा करके केवल वोटों की राजनीति कर रहे हैं, अंधभक्ति पैदा कर रहे हैं, आप अपनी व्यवस्थाओं से भाग रहे हैं। रतूड़ी साहब, कमलेश जी आपसे जवाब लूंगी मैं। कमल कांत जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमल कांत जी माफी चाहूंगी, बहुत देर से आपके पास आऊंगी मैं। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, रहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून और सख्त। विपक्ष यहां पर कह रहा है कि हमारे पास पहले से ही कानून था, इसे और सख्त करने की क्या जरूरत थी, और ये कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है और तमाम आरोप यहां पर विपक्ष द्वारा जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो वहीं सरकार का कहना है कि इसे सख्त करने की और ज़रूरत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये लगातार बढ़ रहा था, धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे थे, ऐसे में इस कानून को और सख्त करना ज़रूरी था। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं और कमलकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। कमलकांत जी, एक बार फिर से आपसे माफ़ी, और क्या कुछ कहना चाहते हैं धर्मांतरण कानून को लेकर? देखिए, धर्मांतरण के लिए सरकार ने कानून ला रही है और सशक्त कानून, लेकिन क्या ये धर्मांतरण के लिए क्या कानून है नहीं। 25 से 28 में अनुच्छेद में खुद उल्लेखित है कि उसमें कि धर्म की रक्षा और कैसी सुरक्षा करनी है, सारी चीजें हैं, व्यवस्थित हैं। और जिस तरह से कि शिक्षा का सर्व शिक्षा अभियान होता है, उसमें जैसे दिया गया था अनुच्छेद, और उसके बाद बदला गया 6 से 14 वर्ष में अनुच्छेद में डाला। तो जैसे वैसे ही एक ये सरकार ला रही है कि जिस तरह से कि धर्म की सुरक्षा, तो 25 से 28 में खुद रावत जी ने बोल दिया, अनुच्छेद 25 से 28 में उल्लेखित है कि कोई भी किस तरह से रह सकता, अपनी धर्म की सुरक्षा का से लेकर स्वतंत्रता का पूरा उल्लेख है। ये जो कानून ला रही खाली एक जनता को एक बेवकूफ बनाने, ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि वो उन पर कुछ है नहीं। धर्म की रक्षा के लिए 25 से 28 में खुद उल्लेखित है, सब व्यवस्था है कि आप धर्म की भी सुरक्षा कर सकते हो, और आप अपने धर्म के सेकुलर का भी विवरण दे रखा है, उसमें पूरा विवरण है, ये कोई लाने। और दूसरा, ये संघीय है, क्या कैबिनेट ने अभी लाए हैं, तो क्या ये पार्लियामेंट में पास हुआ है किस तरह का। दूसरा, एक चीज और पूछना पड़ेगा, पहले पार्लियामेंट में संघीय ला रहे हैं, क्योंकि संवर्ती सूची में, संघीय सूची में, राज्य सूची में, ये पहले भी देखना पड़ेगा। फिर दूसरा ये कि पूरे भारत में लाया जाएगा, क्या सभी राज्यों में लाया जाएगा, ये भी देखना पड़ेगा, या इसी राज्य में विशेषकर लाया जा रहा है, या यूपी में लाया जा रहा है, लेकिन सारे राज्यों में क्यों नहीं। अगर वहां क्या धर्म की सुरक्षा नहीं हो रही, अगर ये कानून नहीं आ रहा तो धर्म की सुरक्षा नहीं हो रही है, ये भी सोचना पड़ेगा। फिर तो और जो ये बोलते हैं हिंदू 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 बोलते हैं, इनके ही एक मंत्री क्या कहते हैं, नेता, जो पहले क्या कहते हैं हिंदुओं का वोट लेते हैं और हिंदुओं को ही गाली देते हैं, तो ये किस तरह का वातावरण क्रिएट करते हैं। कमलकांत जी, मुझे एक सवाल का जवाब देंगे क्या? मैं जानती हूँ, कमलेश एक सेकेंड बस, कमलकांत जी के बाद आपके पास आऊंगी। मुझे ये बताइए कमलकांत जी कि अगर कानून था, ठीक है, अगर उसे और सख्त किया जा रहा है तो उसमें बुराई क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आना, इसका विरोध क्यों? नहीं, एक क्वेश्चन मैं यही तो पूछना चाहता हूँ कि ये राज्यों में क्यों, मैं पूरे भारत में लागू कर देना सरकार। मैं तो चारों अगर करना चाहती है, और ना सरकार एक तो इस तरह से जहाँ जरूरत लग रही है वहां लागू हो रहा है, जहाँ नहीं लग रही। अभी आपको पता है उत्तर प्रदेश में रुक जाए कमलकांत जी, उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के कितने मामले सामने आए। अभी हाल ही में मेरठ का एक मामला सामने आया, कानपुर में भी ऐसी कई चीजें देखने को मिल रही हैं, और इक्का दुक्का जगह से भी हाल ही में बैक टू बैक कई चीजें देखने को मिली।
उनको अगर कोई करता है छेड़खानी, उस पर अरेस्टिंग हो सकती है, उस पर केस लग सकता है, उस पर क्या कहते हैं उसको सजा भी हो सकती है। ये एक लखनऊ में एक बच्ची को 4 मंजिलों से नीचे फेंक दिया गया क्योंकि उसका धर्म करवा रहे थे, धर्मांतरण कराने के लिए कह रहे थे, उसने विरोध कर दिया। अगर उससे फेंका तो कार्रवाई हो, उसमें क्या है? कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन इस तरीके के मामले कैसे रुकेंगे? जैसे रेप के मामले बहुत तेजी से, एक सेकेंड रुकिए कमलकांत जी, जो भी कानून बनते हैं उस कानून के वायलेशन के सेफगार्ड दिए होते हैं कानून में। मैं एक उदाहरण देता हूं, अवतार जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा एक चीज बताना चाहता हूँ कि जहां भी कानून बनता है ना, उस कानून के वायलेशन के सेफगार्ड पहले ही हैं कि उसके अगर वायलेट होता है, कानून में अगर अधिकार दिए गए हैं और अधिकार के साथ अगर जिम्मेदारी दी गई है तो उसका वायलेशन के भी प्रोविजन उसमें है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं आपको जी। 376 एक था रेप का, उसके बाद उसको 376 A B C D E F करके हुआ क्या कि उसमें हजारों लोगों को जो स्टॉकिंग भी कर रहा है उसको भी उसी में फंसा दिया। ये जनता होती क्या, हम तो ये कहते हैं कानून है, बना है, उसके सेफगार्ड दिए हैं, अगर उसका वायलेशन होता है उसके पनिशमेंट भी है, उसका इंप्लीमेंटेशन सही होना चाहिए। अब मान लीजिए अंकिता भंडारी वाले केस में है, आपने एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए, आपने जो कानून है उसका मर्डर हुआ, उसका कैसे हुआ, किस हालात में हुआ, इंप्लीमेंट करो। एक करके कमलकांत जी, ठीक है कमलेश जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए, उसके बाद कमलकांत जी। कमलेश जी, मैं एक चीज बोलूंगा कि बिंदु विषय पे बात हुई तो उस पर अगर किसी और मुद्दे पे बात करें तो उस पर बात करेंगे। जहां तक कि अपने धर्मांतरण की हम लोग बात करें, जो धर्मांतरण संशोधन जो एक्ट लागू होने जा रहा है उसके अंदर संशोधन किया जा रहा है। आप एक चीज बताइए ना, आज जो संविधान मैंने पूर्व में बताया कि सुप्रीम कोर्ट खुद चिंतित है इस विषय को लेकर के। आप कानून की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है कुछ? आप ये बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और स्टेट सरकार, राज्य और स्टेट सरकार से जवाब मांगा है कि आप कमलेश जी फिलहाल तो आप इस बात का जवाब दे दीजिए। इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है यहाँ पर, इम्प्लीमेंट करने की बात। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, सबके सब एक साथ बोल रहे हैं। शीशपाल जी गिव मी 2 minutes प्लीज, आई विल बैक टू यू। शीशपाल जी गिव मी 2 minutes ओनली। स्टेट गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार से क्वेश्चन पुट अप कर रही है कि आपने धर्मांतरण। अरे कमलेश जी आप ये बताइए ना कि कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है। यहाँ पर इसी बात का तो विरोध हो रहा है, लोग कह रहे हैं कानून जो पहले से था आप उसी को पालन नहीं करा पा रहे। बोलने दीजिए, जब आप टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का आप टाइम दिए तो बोलने दीजिए, बुलाते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसके अंतर्गत कमलेश जी कितना बोलेंगे आप के तहत जो कार्रवाई की है उसके अंतर्गत आप ये बताइए, चाहे लव जिहाद की बात हो चाहे लैंड जिहाद की बात हो, सख्त से सख्त कानून बनाना पड़ेगा तो बनाया जाएगा। और जहां तक इससे पूर्व हमारे कई वक्ता बोल रहे थे कि साहब ये बार बार धर्म को ले आते हैं। अरे मैं एक चीज बता रहा हूँ, हम लोग कोई तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते हैं। और आपकी तरह आपने 60 साल 70 साल राज किया, तुष्टिकरण की राजनीति में तो क्या, हमने अंत्योदय की बात करी है। अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के लिए, उत्थान के लिए अगर हमारी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकार हो, निरंतर कार्य कर रही है। आप ये बताइए ना, अगर चाहे उसमें स्वरोजगार की हम लोग बात करते हैं, चाहे हेल्थ की हम लोग बात करते हैं, चाहे पर्यावरण पर्यटन की हम बात करते हैं, उस सेक्टर में अगर बात करनी है तो उसमें हम जवाब देने के लिए तैयार है। विषय यहाँ आप बीच में बोल रहे हैं, फिर विषय यहाँ पे ये आता है, धर्मांतरण का जो कानून है उसमें आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप ये बताओ, अगर कोई गलत काम हो रहा है। अरे उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो पहले कानून था आप उसी का पालन नहीं करा पा रहे, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। आप बताइए ना, आप एक और कानून ले आए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है? यही बात का तो जिक्र कर रहे हैं अभी अवतार जी। इम्प्लीमेंट जो उसमें जो संशोधन के बाद की क्रिया है, अब अभी वो कैबिनेट में मंजूर हुआ, कैबिनेट के बाद उसमें जो संशोधन होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है कमलेश जी, शीशपाल जी अपनी बात को पूरा करिए। कमलेश जी रुक जाइए प्लीज, अब रुक जाइए। शीशपाल जी अनम्यूट करें कमलेश। शीशपाल जी। यसी जी देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर कोई भी धर्मांतरण कानून में जो ये संशोधन ला रहे हैं उसका विरोध नहीं कर रहा है। हम कह रहे हैं कि आप करिए, बड़े शौक से करिए, लेकिन भैया जो पहले से कानून है उसका आप कितना पालन कर रहे हैं, ये केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इनका शिकूपा है। अभी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, मैं इनको बता दूं कि हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो DLED प्रशिक्षित बेरोजगार हैं उनको नियुक्ति देने का 1 माह का समय दिया था प्रदेश सरकार को।
और आप देखिए सरकार ने अभी तक उसका अनुपालन क्यों नहीं किया। ये कोर्टों के निर्देशों की तो पहले से इस प्रकार से धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप देखिए अभी बेटी अंकिता भंडारी के मामले में वीआईपी का नाम आज तक नहीं उजागर कर रहे हैं, लिपापोती कर रही है, कह रहे कि जी कमरे का नाम उसके अंतर्गत अरेस्टिंग के जरिए हमारी संवेदनशीलता देखे ना, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और आने वाली जांच का विषय कोर्ट की एक प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अंकिता वाला मुद्दा हो चाहे यूपीएससी वाला मुद्दा हो, यूपीएससी के अंतर्गत आपने देखे ना हमारी सरकार ने गलत काम कर रही है ना, बिल्कुल कर रही है। अगर आप मैं बताएं उसमें क्या काम गिरफ्तारी नहीं है, आप ये बताइए जो दोषी पाए गए हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। आप ये बताइए ना सरकार ने क्या खाइए इनको किसमें आप सुन क्यों नहीं रही है? मेरी बारी है आपको, मैं आखिरी का बात, अगर आप दो लोग आपस में बात करोगे तो हमें सुनाई नहीं देगा, तो हमें अपनी बात तो रखनी पड़ेगी। कमलेश जी थोड़ा सा तो पेशेंस रखिए कम से कम। आप अगर आप पूरी डिबेट में सब लोग एक दूसरे पर इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे यहाँ पर कोई मछली बाजार है। रुक जाइए, एक एक करके अपनी बात करिए ना प्लीज, ताकि सबकी बात तो जनता तक पहुंचे। शीशपाल जी आवश्यकता पड़ेगी कमलेश जी कैसे मानेंगे आप? कैसे रोकूं मैं आपको? नहीं कैसे रोकूं? अगर गलत बोलेंगे तो कमलेश जी तो मैं वापस आऊंगी ना, आप काउंटर कर लीजिएगा। अभी आरपी रतूड़ी जी का हमने यहाँ पर वो नहीं लिया, प्रतिक्रिया नहीं ली। प्लीज रुक जाइए। शीशपाल जी जल्दी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। देखिए यशी जी, मैंने कहा कि ये कोई भी कानून लाए लेकिन उसका ईमानदारी से पालन करें। अभी 1000 लोगों ने जो है मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में बौद्ध धर्म अपनाए, इनसे पूछे कि उनके खिलाफ ये क्या कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार कहाँ किसने अपनाया है? कहाँ झूठी बात बोलते हो, अफवाह उड़ा रहे हो? हर गलत बात बोलेंगे आपको जवाब नहीं देंगे। किसने कहा उमा भारती बौद्ध धर्म अपना रही है? आप ये बताइए ना, आपका क्या प्रमाण है? प्रमाण दीजिए बौद्ध धर्म अपना रही उमा भारती। बचा रहे हो आपने कहाँ जोड़ रहे, क्या बात करते हो आप? डिबेट तो कोई बिंदु स्टैंडर्ड होता है। 40 लाख रुपए लेने के आरोप हैं। आप अपने मंत्री से अभी तक इस्तीफा नहीं ले पाए। सहकारिता भर्ती में जो है नौकरियां बेचने के आरोप हैं, आप अपने मंत्री से अब तक इस्तीफा नहीं ले पाए। आप घिरे हुए हैं। आप एक बेटी सुलेखा का यशी जी मुख्यमंत्री आवास में आत्महत्या करती है, उस पूरे प्रकरण को दबा दिया गया। उस मामले में आप क्यों प्रकरण को दबा रहे हैं? बेटियां कब तक इस राज्य में दम तोड़ेगी? आपने देखा यशी जी कुमाऊं में। सुनिए, आपके ज्यादा बोलने से और झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। आपके झूठ बोलने से ठीक है। कमलेश जी और शीशपाल जी रुक जाइए। आरपी रतूड़ी साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? अरे रुक जाइए। उस मामले को आपने दबा दिया। बताऊंगा, जवाब दूं मैं। आप सुनिए, आपको बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए, आप बोलते रहो। पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी इन दोनों की आवाज को म्यूट करें प्लीज। आरपी रतूड़ी साहब, कार्रवाई क्यों नहीं की? रतूड़ी साहब, नौजवान शीशपाल जी अब आप भी ऐसे ही करेंगे क्या? करते हैं ऐसे, बोलने देंगे, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। अगर आप इनसे करते हैं ऐसे, झूठ बोलना इनका पहला काम है। पर बोले शीशपाल जी, अगर ऐसे ही करना होता है ना तो आपस में ही जूम कॉल करके ना कनेक्ट हो जाया करिए। मैं बीच में यहाँ क्यों बैठी हूँ? यही कर लीजिए। कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा अंत में इस डिबेट का, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आप चाहते हैं ऐसा हो? रतूड़ी साहब प्लीज कंटिन्यू। निश्चित तौर पर यशी जी सबको चिंता है, लेकिन सवाल मैं ये कह रहा था, ये सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं जी कि क्या आखिर क्या वजह है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इन्हीं को धर्म की चिंता है। बाकी क्या धर्म के, मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, क्या भाजपा से सर्टिफिकेट दूंगा कि मैं हिंदू? या शिवपाल बिष्ट जी है, रावत जी है, कमलकांत जी है, सारे तो हिंदू है, क्या सर्टिफिकेट लेंगे भाजपा से कि हम हिंदू है? अरे हमको चिंता पर वजह क्या ढूंढो कि क्या कारण है। भारतीय जनता पार्टी क्यों चिंतित है कि मुद्दों से, आप मुद्दों पर चिंतित नहीं होते हैं। आप अंकिता भंडारी के नाम से विचलित हो रहे हैं, वीआईपी का नाम बताने को तैयार नहीं। भ्रष्टाचार में प्रेमचंद अग्रवाल जी आरबी मंत्री बने हुए हैं और उन्हीं की जांच कमेटी इन्हीं की सरकार की है। विधानसभा अध्यक्ष जी जांच कमेटी बिठाती है। भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं
और कर्मचारियों को बाहर कर देते। रतूड़ी साहब, मैं एक मिनट ना, आप कमलेश जी से जरा इस बात का जवाब ले लेती हूँ जो आप कह रहे हैं। कमलेश जी, किसी और बात पर जाए बिना मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जैसा रतूड़ी साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहीं क्यों हो रहा है, ऐसा सवाल रतूड़ी जी पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। अनम्यूट करें खुद को, अनम्यूट करें कमलेश जी। कमलेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अनम्यूट कर लें खुद को, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। हेलो, हाँ जी, कंटिन्यू करिए। रतूड़ी जी को मैं बताऊंगा, वो सम्मानित व्यक्ति हमारे लिए, लेकिन इतना जरूर है, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने ना होने की बात नहीं कर रहा, उस चीज की बात नहीं कर रहा। क्या उड़ीसा के अंदर किसकी सरकार है, आप बताइए ना। वहां धर्मांतरण के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टली लिखा हुआ है कि जो ऐसे कई राज्य, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जहां पर ये इस तरह एक सुप्रीम कोर्ट का कोटेशन लेकर जो आप पूरी डिबेट में बैठे हैं ना कमलेश, अरे जब आपके प्रवक्ता, सुनिए मैडम सुनिए, आपके प्रवक्ता संविधान की बात कर रहे हैं, तो हम संविधान का मतलब क्या है, हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करेंगे क्या, उससे बड़ा है कोई? आप जब दूसरा मेरी बारी आती है तो आप उसको कमलेश जी देखिए, और लोगों की बारी में भी आप इंटरप्ट करते हैं। आप पूरी डिबेट में आधे घंटे से ज्यादा का वक्त आप ले चुके हैं, उसके बाद आप मुझे बता रहे हैं, आप मुझे मत सिखाएं। सुनिए, आपको बात सुनिए हो, कोई झूठ चिल्ला ये बोल रहे हैं उमा भारती धर्म परिवर्तन करती है, क्या तथ्य है इस बात का? हाँ तो कमलेश जी, इस बात को आप बाद में काउंटर कर सकते हैं। कंटेंट करने देते हैं आप क्या? काउंटर करिए, कंटिन्यू आप बोलने दीजिए मुझे पहले। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, उमा भारती से पूछिए ना कि उमा भारती ने कौन सा धर्म परिवर्तन कर दिया। अरे कोई भी कुछ भी बोलते रहे। अंकिता भंडारी के ऊपर क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं? बताइए आप क्या खंडूरी, आप सुनिए, खंडूरी ने जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की? जब वो कोर्ट गए थे, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन उसमें पार्टी हमारी सरकार गई है, उसमें जल्दी रिजल्ट आएगा। अरे सब गलत, थोड़ा सकारात्मक सोच रखिए जरा। सरकार कई अच्छे कार्य कर रहे हैं। आप 25 बिंदुओं, जो 26 बिंदुओं पर चर्चा हुई है कैबिनेट की, आप ये बताइए ना उनमें क्यों नहीं चर्चा हो रही है? आप ये धर्मांतरण की बात आप कर रहे हैं। अरे धर्मांतरण, लव जिहाद पे भी हमारी सरकार कानून बनाएगी, लैंड जिहाद पे भी हमारी सरकार कानून बनाएगी। आप ये देखें ना पहाड़ी क्षेत्रों में क्या स्थिति हो रही है। और मैं एक चीज बताता हूं, आपके कार्यकाल में आगे कह रहे हैं, आंकड़े दे रहे हैं साहब, वहां 1000, अरे क्या तथ्य है 1000 का? खाली फेसबुक और का नॉलेज है, व्हाट्सएप का नॉलेज है ना बेटी। लेकिन हम बोल रहे हैं हर शख्स का नाम, और संविधान की जो बात होती, बाबा भीमराव साहब का हम आदरणीय, हमारे हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक व्यवस्था है, देश परिस्थिति के हिसाब से अगर संशोधन की जरूरत पड़ेगी तो हम संशोधित करेंगे, ये मेरा कहना है। और विषय बिंदु को भटकाइए ना, अंकिता वाले विषय में अगर चर्चा आएगी तो उसमें हम डिबेट करेंगे। ठीक है कमलेश जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं और लोगों का रुख कर लूं। कमलेश जी, मैं बोल लूं अब? हाँ बोलिए, आपका मंच है, आप बोलिए। हाँ मुझे तो लगा था आपका मंच है। शीशपाल मंच में आप मैं बात, ठीक है शीशपाल जी, अनम्यूट करें पहले तो खुद को। लग रहा अभी तक ये जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की एक रीति बन गई है, और इनके बड़े नेताओं की भी। अगर विपक्ष सवाल करे उसको धमकाओ, अगर मीडिया सवाल करे तो उसको धमकाओ, किसी प्रकार से। आपको तो लगता है मीडिया सवाल ही नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी से? वास्तविक सवालों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इनकी पूरी रणनीति रहती है। आज जिस प्रकार से देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ा हुआ है, इन मुद्दों पर शीशपाल जी मैं भी तो एक बात कह रही हूँ, वो भी तो सुन लीजिए। आप अपनी उतनी देर से चला रहे हैं, आप सबके सब अपनी ही चला रहे हैं। मेरा तो कोई प्रश्न ही नहीं सुन रहा, सुनना ही नहीं चाहता ऐसा लग रहा है। शीशपाल जी मुझे आप जवाब दीजिए ना इस बात का कि अगर धर्मांतरण को लेकर कानून सख्त किया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही थी, चलो कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा, अगर वो किया जा रहा है तो उसमें क्या गलत है? ठीक है हमारा सख्त कानून हो। देखिए धर्मांतरण का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, इसको आप इतने हल्के में ले क्यों रहे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। शीशपाल जी अनम्यूट करें पहले तो खुद को, अनम्यूट करें शीशपाल जी। ये अनावश्यक है, इस समय ये समय नहीं है। इस समय बेटी अंकिता भंडारी के मामले में सीबीआई जांच की मांग हो रही है, आप उसको क्यों नहीं बिठाते? इस समय बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जाने के मामले में सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, टाइमिंग गलत क्यों नहीं करते? ठीक है, आप कह रहे हैं धर्मांतरण कानून को कहीं भी अगर जबरन धर्मांतरण होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, कोई नहीं रोक रहा है, आप कीजिए। आपको हम तो कह रहे हैं कि ये 1000 लोगों ने मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाई बौद्ध धर्म अपना लिया, आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे?
जैसी जी हम तो आप ही की बात का समर्थन कर रहे हैं। हम केवल इस बात को उठा रहे हैं कि आज प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो बेरोजगार नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो कानून व्यवस्था आज राज्य की पटरी से उतरी हुई। आप बताएं, कैबिनेट मंत्री को जान का खतरा, ये विपक्ष कह रहा है, इनके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं। एक दूसरे कैबिनेट मंत्री के भाई के घर में राजधानी से चंद कदमों की दूरी में डकैती पड़ रही है। उन बातों पर हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे, अभी हम फिलहाल धर्मांतरण पर बात कर रहे हैं, उसी पर कर लेते हैं। अवतार जी, आपकी कोई प्रतिक्रिया है इस पर? इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है लगातार। एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, धर्मांतरण कानून बनाना स्टेट लेजिस्लेचर का काम है, लेकिन प्रायोरिटी उसमें भी तो देखो कि कानून बनाने से क्या उसका अंजाम, क्या वो चीजें जो सोशल, मान लीजिए किसी की कॉन्शियंस संविधान ने दिया कि अपनी कॉन्शियंस के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से करे, जब ये राइट है और आप जबरन, आप जैसे कह रहे हैं भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार अपराध है आपके धर्म में भी और कानून में भी, तो इतने भ्रष्टाचार के घोटाले क्यों आ रहे सरकार में? तो आप उन चीजों को, जो चीज ऑलरेडी है कानून में है, उसको इंप्लीमेंट कीजिए सही तरीके से। बहुत ज्यादा कानून बनाने से और जबरन की परिभाषा क्या होगी? जबरन की परिभाषा किसको आप जबरन कहेंगे? मान लीजिए मैंने अपने कॉन्शियंस से किया, आपने जबरन किया, तो ये दुरुपयोग होते कानूनों के बहुत। मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ इज नॉट अ सॉल्यूशन एट ऑल। दैट इज व्हाट exactly I'm saying. There's a provision in the Constitution itself. Constitution has given a right of conscience, profession, vocation, promote of his own, not but state को कहा है कि आप धर्म के मामले में न्यूट्रल रहेंगे, आपके लिए पूरी जनता किसी धर्म का किसी हो, तो ये प्रायोरिटी चीजें नहीं है। सवाल जहां तक है जबरन का बात करते हैं या ये आप करते हैं लव जिहाद है, लव जिहाद भी ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए दो लव जिहाद में कल एक केस कर रहा था, तो दोनों तो ब्राह्मण थे, वो लड़के ने उस लड़की के साथ बड़ा अत्याचार किया, तो अब उसको कैसे, उसको क्या कहोगे आप? जब उसी ने ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट में गए, मैट्रिमोनियल साइट से दोनों ब्राह्मण थे, पहले दिन से उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उसकी न्यूड फोटो लेके उसका घर कब्जा लिया, उसकी गाड़ी कब्जा ली, तो इसको क्या बोलोगे? और ये प्रोविजन दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पीनल प्रोविजन है, सीआरपीसी में है, आईपीसी में है, संविधान में है, ये प्रोविजन है। तो मल्टीप्लिसिटी करने से समाधान नहीं होता है। अगर मैं ये सिंपली ये कह रहा हूं, उत्तराखंड मैंने इस राज्य में काफी संघर्ष किया है, भ्रष्टाचार अपराध है, कानून में सजा भी प्रोवाइडेड है, तो इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? इसको क्यों नहीं रोका जाता है? और जो लोग धर्म की बात करते हैं वो अपने गिरबान में क्यों नहीं झांकते कि सुबह शाम आप कितना अपराध करते हैं, भ्रष्टाचार कितना करते हैं, क्या करते हैं? अगर आप अपने को रिफाइन करो तब दूसरे की बात बोलो कि तेरी कॉन्शियस गलत है, तो दूसरे धर्म में क्यों जा रहा है? तो अपने को भी आचरण ठीक करना चाहिए, कानून के मुताबिक अपना भी आचरण पहले हो, दूसरे को डंडे से आप रोक नहीं। अवतार जी ठीक है, कमलेश जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा, लेकिन उससे पहले मैं कमलकांत जी का रुख करना चाहूंगी। कमलकांत जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। देखिए, रावत जी ने बिल्कुल सही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने वर्णन करा और ये बताया। देखो, वैसे अनुच्छेद 25 से 28 में है और ये स्टेट की फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं आता। हालांकि जब सरकार ठीक है, देखिए हम वही कह रहे हैं कि प्रायोरिटी में नहीं है और प्लस टाइमिंग्स गलत है, आप लोग ये कह रहे हैं। और ये एक मिनट सब में सुन लीजिए, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं है और इसमें कानून ऑलरेडी है और राज्य में और भी बहुत चीजें हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नंबर 1 है उत्तराखंड, क्या कहते हैं, उत्तर भारत में, तो उस पर कानून बनाए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाए, अन्य सुरक्षाओं के लिए ये। और जहां तक अभी तो बोल रहे थे कि कांग्रेस के, वो सही बात है, 1000 लोगों ने बौद्ध धर्म काशीपुर में शायद किया था और वो, लेकिन स्वतंत्र हैं, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाने के लिए स्वतंत्र है और वो अपनी, अगर वो पढ़ा लिखा है, क्या कहते हैं, एजुकेटेड है, क्या प्लस उसकी उम्र हो चुकी है। ठीक है कमलकांत जी, चूंकि हम बस समय की कमी है, कमलेश जी बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बातें किया बिना। अनम्यूट कर लें पहले खुद को। अधिवक्ता रावत जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, उनकी बात मैं गौर से सुन भी रहा था, लेकिन मैं एक दो पॉइंट वो सही कहते हैं, उन्हीं की बात में थोड़ा बात जोड़ते हुए मैं बताना चाह रहा हूँ कि लव जिहाद का मामला ठीक है, एक धर्म के लोग हैं, आपस में शादी करते हैं, उनके खिलाफ कई ऐसे
हिंदू धर्म के अंदर, हर धर्म के अंदर अपने अपनी आपस में डिस्प्यूट होता है, उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है, सब कुछ प्रक्रिया है। लेकिन सामूहिक रूप से एक विचार लेकर के आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत को दिक्कत आए, इसके लिए कोई समुदाय विशेष करके अपना लड़का नाम चेंज करे, फेसबुक आईडी पे अपने को रमेश बताए और नाम कुछ और निकले और उसके समुदाय कुछ और निकले, फिर जाकर के उसको पता लगे, तो इस तरह का जो लव जिहाद का कार्यक्रम चल रहा है, मैं हमारी उसके ऊपर भी कानून बनाने की जो विचार है उसी लिए कह रहा था मैं। इसी हिसाब से लैंड जिहाद का मामला आप ये देखिए ना, आए दिन फेसबुक में, व्हाट्सएप में, आप जहां भी देखिए, जो सोशल साइट पे अगर जाते हैं तो हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह घेरने के नाम पर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें बन रही हैं। उसके पीछे क्या मकसद है? उस मकसद को समझते हुए कहीं ना कहीं एक जो डेमोग्राफी चेंज करने की जो प्रक्रिया उत्तराखंड के अंदर या किसी भी स्टेट के लिए जो एक घातक है, उसके लिए अगर कोई कानून बनाना पड़े, कोई नियम बनाना पड़े, उसको संशोधन करना पड़े, तो उसका हम सब लोगों को एक राह होकर के कहीं ना कहीं समर्थन करना चाहिए। जहां तक और अंकिता वाली बात है या कोई घोटाले वाली बात है, कुछ भी है, विषय बिंदु पर आने वाले टाइम पे उस पर हम चर्चा करने के लिए, डिबेट के लिए तैयार है। लेकिन डिबेट का बिंदु आज तो मैं इसलिए बोल रहा था, जो डिबेट का बिंदु उस पर बात कीजिए और अपने हिसाब से। अब जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि साहब इस पे होनी चाहिए डिबेट, उस पे नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि सिलेबस आ गया कोई स्टडी करके आप कुछ और आए थे। तो जब हमें बोला ये तमाम मुद्दे हैं, विपक्ष में है, उनके लिए सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट है। शीशपाल जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। ये जी अभी कमलेश जी नई बात कर रहे थे कि साहब अगर कोई जो है नाम बदलता है, भाई देखिए संविधान में और आईपीसी में पहले से प्रावधान है, कोई 400 बीसी करेगा, कोई फ्रॉड करेगा तो उसके लिए क्या कानून नहीं है? ये केवल कानून का सदुपयोग न करके, देखिए ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए नई नई सुगुफे करते हैं। अब ये अभी कह रहे थे कि कहीं पर कोई जो लैंड जिहाद की बात कर रहे थे, भैया ज्यादातर ये मामले वन विभाग की भूमि पर हैं, तो ज्यादातर वहां पर सभी ज्यादातर आप देखेंगे मंदिर भी इस प्रकार बने हैं, तमाम चीजें बनी हैं और कोई करता है कानूनी रूप से। ठीक है, आप दोनों फिर से शुरू हो, उससे पहले मैं आरपी रतूड़ी जी का रुख लेना चाहती हूँ। आरपी रतूड़ी जी प्लीज बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर लीजिए। शीशपाल जी हो गया, अभी समय की कमी है हमारे पास। आप मुझी खा रखिए पहले कांग्रेस में। रतूड़ी साहब कार्रवाई होनी चाहिए। रतूड़ी साहब बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करें। शीशपाल जी रुक जाइए। मेरा तो बिल्कुल साफ कहना है एसी जी कि जबरन धर्मांतरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना प्रलोभन में होना चाहिए, पर सरकार की नीति और नियत भी साफ होनी चाहिए, हमारा ये सुझाव। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कानून को लेकर। आपको बता दें कि जिस तरीके से कानून यहाँ पर बनाया जा रहा है उत्तराखंड में, यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कानून को और सख्त किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही, तो कहीं ना कहीं इसका विरोध हो रहा है कि जो पहले से कानून था उसका ही ठीक तरीके से पालन नहीं हो रहा था, तो उसमें संशोधन करके उसको और सख्त करने की क्या जरूरत थी, और ये प्रायोरिटी में नहीं आता है। इसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्षियों द्वारा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।